हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए 4th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की वीडियो लेकर आ गई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी और साथ ही साथ सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगी जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वरना हो सकता है कि आप अपना कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस कर दें। तो पूरा एंड तक बने रहिए वीडियो में। और उसके अलावा मैं आपसे ये भी कह दूं कि आपके इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी जितने भी ड्रामा हैं आपको पढ़ने हैं, आपके सिलेबस के अंतर्गत आपकी जो यूनिट्स हैं उस पर लगातार वीडियोस आ रही हैं। साथ ही साथ आपके प्ले से यानी ड्रामा से जिस तरह का क्वेश्चन बनकर आएगा एग्जाम में उसकी वीडियोज़ आ रही हैं। यदि आपकी परीक्षा MCQ पैटर्न पर होती है तो भी आप वीडियोस को पूरा देखा करें, क्योंकि पूरा वीडियो देखने से आपको क्या फ़ायदा है कि आपको एक एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो पता चल जाते हैं और वही पॉइंट जो होते हैं आपके MCQ क्वेश्चन में बनकर के आ जाते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरी MCQ परीक्षा होती है, एग्ज़ाम होता है, तो मैं कैसे तैयार करूँ। तो तैयार नहीं करना है, आपको क्या करना है, पूरी यूनिट्स आपको पढ़नी है। जिस तरह से वीडियोस चैनल पे अपलोड होती हैं आप रोज़ देखकर रोज़ पढ़ाई करो हर एक सब्जेक्ट की। और मेरे चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पर आपके सभी सब्जेक्ट की क्लास चलती है, इसलिए बेहतर तरीके से पढ़ाई करने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसलेशन। अब मैं आपको बता दूं कि ट्रांसलेशन के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, उसके मीनिंग, उसकी ओरिजिन, एक चीज़, उसकी हिस्ट्री, फेमस जो ट्रांसलेटर्स रहे हैं सभी के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना भी है पूरा एकदम अच्छे से। नोट्स भी मैंने आपको लॉन्ग दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके MCQ के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं और जिनकी लिखित यानी सब्जेक्टिव परीक्षा होती है उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो पूरा देखिए किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से आंसर लिखना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसलेशन, आप ट्रांसलेशन से क्या समझते हैं। अनुवाद क्या चीज़ है। अनुवाद का मतलब क्या है कि एक भाषा में अगर कुछ लिखा है हम उसको दूसरी भाषा में अनुवाद कर दें, बदल दें, कन्वर्ट कर दें, वो क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। अब जैसे यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखा है, अगर एक वर्ड को हम पढ़ के हिंदी में अनुवाद कर दें, वो क्या हो गया कि हमने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। तो ट्रांसलेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मीनिंग ऑफ ए मैसेज और टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। ट्रांसलेशन इज़ ए प्रोसेस, अनुवाद एक प्रक्रिया है, ऑफ कन्वर्ट करने की, द मीनिंग किसी भी अर्थ को, ऑफ ए मैसेज किसी मैसेज के, और टेक्स्ट किसी टेक्स्ट के, फ्रॉम वन लैंग्वेज एक भाषा से, टू अनदर दूसरी भाषा में। यानी कि अनुवाद एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी मैसेज को, किसी भी बात को एक भाषा से दूसरी भाषा में बदल दिया जाता है। वो क्या कहलाता है, वो ट्रांसलेशन यानी अनुवाद कहलाता है। इसके बारे में पूरा फुल डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसमें आपको अपने इंग्लिश लिटरेचर का पूरा सब कुछ पढ़ने के लिए मिल जाएगा, तो आप चेक करके पूरा पढ़ लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, नहीं छूटेगा, आप सब कुछ आसानी से कर लेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेयर वाज ओरिजिन ऑफ ट्रांसलेशन। तो ओरिजिन ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में भी मैं आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ा चुकी हूँ। अब देख लेते हैं फिर से एक दफ़ा। द वर्ड ट्रांसलेशन, ये जो शब्द ट्रांसलेशन है इसकी उत्पत्ति, ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति कहाँ हुई थी, कहाँ से शुरू हुआ ये ट्रांसलेशन। तो द वर्ड ट्रांसलेशन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ट्रांसलेशियो। लैटिन भाषा का एक शब्द है, कौन सा शब्द है, ट्रांसलेशियो। अब देखिए जिनका ऑब्जेक्टिव्स होगा, एक बार में यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का, और कौन सा शब्द है, ट्रांसलेशियो है। देखिए तो इसी ट्रांसलेशियो से बना है ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशियो जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। द लैटिन वर्ड ट्रांसलेशियो मीन्स ट्रांसफ़र, और जो लैटिन भाषा का शब्द ट्रांसलेशियो है उसका मतलब होता है ट्रांसफ़र, यानी कि ट्रांसफ़र कर देना एक चीज़ को दूसरी चीज़ में, एक भाषा को दूसरी भाषा में। दस इस प्रकार ट्रांसलेशन इज ए कैरिंग अक्रॉस और ए ब्रिंगिंग अक्रॉस ऑफ ए टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। तो इस तरह जो ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, वो क्या है, यानी कि ले जाना या ले आना एक भाषा से दूसरी भाषा में या दूसरी भाषा से इस भाषा में, ट्रांसलेट करना किसी भी मैसेज को एक भाषा से दूसरी भाषा में, वो क्या है, ट्रांसलेशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे ज़रूर पूछेगा, ऑब्जेक्टिव्स वालों से भी पूछेगा और जिनका सब्जेक्टिव होता है उनसे भी पूछेगा। क्या क्वेश्चन है? राइट द 4 पिलर्स ऑफ रोमांटिसिज्म इन हिंदी। हिंदी के 4 रोमांटिसिज्म पिलर के बारे में बताओ, पिलर का नाम बताओ। तो अब वो कौन से पोएट हैं, कौन से लेखक हैं जो हिंदी के रोमांटिसिज्म पिलर कहे जाते हैं? आप लोगों ने हिंदी में छायावादी कवियों के बारे में पढ़ा होगा, तो बस वही आपको लिखना है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत एंड महादेवी वर्मा आर 4 पिलर्स ऑफ रोमांटिसिज्म इन हिंदी। ये 4 जो कवि रहे, लेखक रहे, ये लोग हिंदी के छायावादी कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन आपका आपसे ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछेगा, आपको इस तरह से वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ दे तो आप बस यही लिख दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, कहीं नोट कर लीजिए। अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हु रोट द पोएम आंसू। आंसू को किसने लिखा? ये जो कविता आंसू आपको पढ़ना है, किसने लिखा है? देखिए, आंसू जो है वो तो हिंदी में लिखी गई है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, तो आगे हम वो भी देखेंगे कि किसने ट्रांसलेट किया, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा। तो किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद रोट पोएम आंसू, तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ आंसू। अब देखिए, एमसीक्यू वालों के लिए भी यहाँ से सारे पॉइंट क्लियर होंगे। ये जो क्वेश्चन है ऐसे ही पूछेगा ऑब्जेक्टिव्स में, बस यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होगा जब, तो आप ऑप्शन पढ़ के जान ही जाएंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द आंसू। आंसू की थीम क्या है? तो आंसू की थीम है द प्रिंसिपल थीम, यानी जो मुख्य विषय वस्तु है, जो थीम है ऑफ द पोएम, इस कविता की, इस सेपरेशन। सेपरेशन मतलब होता है अलग होना, अलगाव या अलग होना ऑफ ए लवर, एक प्रेमिका फ्रॉम हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका से, यानी एक लवर का अपने प्रेमिका से अलग होना ही इस आंसू कविता का मुख्य क्या है? थीम है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड आंसू इनटू इंग्लिश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे ज़रूर पूछेगा, कहीं पर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आज के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आंसू को किसने हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया? हिंदी में तो ये लिखी गई, आंसू जो है उसकी मूल जो भाषा है, ओरिजिनल भाषा है, वो हिंदी है, जिसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा। तो आंसू इज़ रिटेन इन हिंदी बाय जयशंकर प्रसाद, इट इज़ ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश बाय चार्ल्स एस.जे. वाइट। चार्ल्स एस.जे. वाइट के द्वारा आंसू कविता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, याद रखिएगा। प्रसाद इज़ एन इमोशनल पोएट एंड एन एक्सपर्ट आर्टिस्ट इन हिंदी। जयशंकर प्रसाद हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, इमोशनल पोएट रहे हैं और बहुत ही एक्सपर्ट आर्टिस्ट भी रहे हैं ये हिंदी के। अगला क्वेश्चन देखिए, हु रोट द नावल द होम एंड द वर्ल्ड। ये जो नावल है ये भी आपको पढ़ना है और कहीं कहीं पर पिंजर पढ़ना है, तो पिंजर पूरा भी पढ़ा चुकी हूँ, पिंजर पढ़ा चुकी हूँ, उसका एमसीक्यू करा चुकी हूँ, उसका लॉन्ग आंसर करा चुकी हूँ, सब कुछ करा चुकी हूँ, कुछ भी नहीं बचा है। और कहीं कहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर का द होम एंड द वर्ल्ड पढ़ना है, यानी अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग है थोड़ा थोड़ा। तो सिलेबस तो मैंने आपको बता ही दिया था, तो आप सिलेबस देख लीजिएगा, जिसके यहाँ जो है देख कर पढ़ लीजिएगा। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर रोट नावल द होम एंड द वर्ल्ड। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस नावल को लिखा है, नावल का नाम है द होम एंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, हु ट्रांसलेटेड द होम एंड द वर्ल्ड इन इंग्लिश। तो सुरेंद्रनाथ टैगोर ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था द होम एंड द वर्ल्ड को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज रविन्द्रनाथ टैगोर बॉर्न। तो रविन्द्रनाथ टैगोर कब पैदा हुए? तो रविन्द्रनाथ टैगोर वाज बॉर्न ऑन 7 मई 1861 कलकत्ता, नाउ कोलकाता। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर 7 मई 1861 को कलकत्ता में पैदा हुए थे, अब जिसका नाम है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, क्वेश्चन आपका इस तरह से भी पूछेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर कौन है या कौन थे। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर द बर्ड ऑफ बंगाल, पोएट, फिलोसोफर, म्यूजिशियन, प्ले राइट एंड पेंटर। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही फेमस हैं और एशिया में पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति भी हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में मैं आपको पढ़ाई थी जब आप लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे थे, तब कंट्रीब्यूशन पढ़े थे हम इनका, तो आपको अच्छे से याद होगा।
रविन्द्रनाथ टैगोर द बर्ड ऑफ बंगाल, देखिए ये बर्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी फेमस हैं। ये पोएट भी थे, ये फिलोसोफर यानी दार्शनिक थे, ये म्यूजिशियन भी थे, ये प्ले राइट थे जो प्ले को लिखते थे, एंड ये पेंटर भी थे, ये चित्रकारी भी करते थे। टैगोर इज सेलिब्रेटेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ल्यूमिनरीज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। देखिए ये इंडियन लिटरेचर में, भारतीय साहित्य में बहुत ही ग्रेटेस्ट माने जाते हैं। यानी कि एक ल्यूमिनरीज मतलब होता है कि चंद्रमा यानी प्रकाश ग्रह की तरह ये इंडियन लिटरेचर में फेमस हैं। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ज़रूर कीजिएगा, यहाँ अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और एग्ज़ाम से पहले पढ़ के ज़रूर जाइएगा। व्हाट इज़ द कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन? कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन क्या है, तो देख लेते हैं क्या है। तो देखिए कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, जिसको शॉर्ट में CAT कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन, तो इसको कहा जाता है कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन। और मशीन एडेड ह्यूमन ट्रांसलेशन भी इसको कहा जाता है, और इंटरैक्टिव ट्रांसलेशन भी कहा जाता है, यानी ये सारे इसके नाम हैं। इज़ ए फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन, जो एक रूप है अनुवाद का, वेयर इन जिसमें ए ह्यूमन ट्रांसलेशन, जिसमें एक मानव अनुवाद, देखिए जिसमें एक ह्यूमन ट्रांसलेशन क्रिएट्स ए टारगेट टेक्स्ट विद द असिस्टेंस ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम, जिसमें एक मानव अनुवाद करता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से, एक लक्ष्य पाठ बनाता है। तो बस यही है कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, देखिए व्हेन वाज पब्लिश्ड द नॉवेल द होम एंड द वर्ल्ड? ये जो नॉवेल है द होम एंड द वर्ल्ड, जिसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ये कब पब्लिश्ड हुई थी? तो द नॉवेल द होम एंड द वर्ल्ड पब्लिश्ड इन 1915, 1915 में ये पब्लिश्ड हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द मेन फीमेल कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल द होम एंड द वर्ल्ड? द होम एंड द वर्ल्ड में कौन मेन फीमेल कैरेक्टर है, यानी जो महिला चरित्र है इसमें कौन है मेन? तो वो है विमला, याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द नावल द होम एंड द वर्ल्ड? देखिए इस नावल का क्या मेन सब्जेक्ट मैटर है? इंडियन नेशनलिस्ट यानी कि भारतीय राष्ट्रवादी प्रोजेक्ट इन द लेट 19th and the early 20th century revolved around the issue of home versus world, यानी 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रवादी परियोजना घर बनाम दुनिया के मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती थी। तो बस यही इसका सब्जेक्ट मैटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। हु वाज प्रीकर्सर ऑफ हिंदी रोमांटिसिज्म? प्रीकर्सर मतलब होता है अग्रदूत, तो अग्रदूत कौन कहा जाता है हिंदी रोमांटिसिज्म का? तो जयशंकर प्रसाद कहे जाते हैं, याद रखिएगा ये अग्रदूत कहे जाते हैं हिंदी रोमांटिसिज्म के। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऑब्जेक्टिव पे भी आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, वाई वाज आंसू ए अट्रैक्टिव पोएम? आंसू एक अट्रैक्टिव पोएम क्यों है? देखिए विनय मोहन शर्मा सेज दैट आंसू इज़ अट्रैक्टिव फॉर टू मेन रीज़न। देखिए विनय मोहन शर्मा ने दो रीज़न बताए हैं, दो कारण बताए हैं कि आखिर क्या दो रीज़न हैं जिनकी वजह से ये जो आंसू कविता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो विनय मोहन शर्मा ने दो रीज़न बताए हैं। पहला रीज़न ये है कि द मेमोरी ऑफ लव हैज़ बीन ट्रूली डिपिक्टेड, यानी कि प्रेम की स्मृति को सचमुच इस पोएम में चित्रित किया गया है। दूसरा है द मेथड ऑफ एक्सप्रेशन इज़ एक्सक्विजिट, यानी कि जो इस पोएम के अभिव्यक्ति का तरीका है वो बहुत ज़्यादा उत्तम तरीका है। इस कारण ये दो मेन रीज़न बताए हैं कि जो पोएम है आंसू वो बहुत अट्रैक्टिव पोएम है। देखिए आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज भीष्म साहनी बॉर्न? कब और कहाँ भीष्म साहनी पैदा हुए? तो भीष्म साहनी वाज बॉर्न ऑन 8 अगस्त 1915 इन रावलपिंडी इन अनडिवाइडेड पंजाब। तो 8 अगस्त 1915 ईस्वी को रावलपिंडी में जो अविभाजित पंजाब था उसमें भीष्म साहनी का जन्म हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट डज दिस स्टोरी डिस्क्राइब्स? अमृतसर आ गया।
देखिए अमृतसर आ गया, ये जो स्टोरी है आपको अपने BA 4 सेमेस्टर इंग्लिश के सिलेबस में पढ़ना है। तो ये जो स्टोरी है इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, क्या वर्णन करती है ये स्टोरी, क्या दर्शाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट में पूछेगा आपसे ज़रूर। तो देखिए द होल स्टोरी डिपिक्ट्स द साइकोलॉजिकल बैंड ऑफ माइंड डेवलप्ड ड्यू टू इनह्यूमन बिहेवियर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ यूनाइटेड इंडिया। देखिए ये जो पूरी कहानी है संयुक्त भारत के निवासियों के अमानवीय व्यवहार के कारण विकसित मनोवैज्ञानिक झुकाव को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ हंट बाय महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी का आपको पढ़ना है स्टोरी द हंट आपके सिलेबस में। तो इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर कौन है, तो मैरी नाम की एक लड़की इस स्टोरी की कैरेक्टर है। देखिए मैरी इज़ द प्रोटागोनिस्ट इन द स्टोरी द हंट बाय महाश्वेता देवी। द हंट जो महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया है, उस स्टोरी की जो प्रोटागोनिस्ट है वो मैरी नाम की एक 18 साल की लड़की है। प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है जो मेन कैरेक्टर या हीरोइन है। देखिए ए ब्यूटीफुल टॉल फ्लैट फीचर्ड लाइट कॉपर स्किन 18 ईयर ओल्ड गर्ल। जो मैरी है एक खूबसूरत लंबी और उसका फ्लैट फीचर्ड है, उसकी स्किन लाइट कॉपर कलर की है और 18 साल की वो एक खूबसूरत लड़की है। शी इज़ ट्राइबल गर्ल इम्पावर्ड विद स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंट। वह ताकतवर और बुद्धिमान आदिवासी लड़की है और ये अपनी आजीविका कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करती है। तो आपसे शॉर्ट में पूछ दे ये कैरेक्टर इसके बारे में महाश्वेता देवी के द हंट का कैरेक्टर, तो आप ये इतना लिख दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपसे ज़रूर पूछेगा। अगला देखिए व्हेन वाज मोहन राकेश बॉर्न। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो मोहन राकेश वाज बॉर्न ऑन 8 जनवरी 1925 इन अमृतसर। 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में मोहन राकेश का जन्म हुआ था। और देखिए व्हेन वाज मोहन राकेश डाई, और मोहन राकेश की मृत्यु कब हुई थी, तो 3 जनवरी 1972 इन न्यू दिल्ली। देखिए 8 जनवरी 1925 को इनका जन्म हुआ अमृतसर में और नई दिल्ली में 3 जनवरी 1972 को इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका बर्थ डेथ याद रखिएगा। और मोहन राकेश का जो ड्रामा आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में आधे अधूरे, तो वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, पूरा डिटेल में उसकी समरी करा दी, टाइटल सिग्निफिकेंस करा दिया, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर दिया और जल्दी उस पर और वीडियो मैं अपलोड करूँगी, तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ हाफ वे हाउस। हाँ देखिए हाफ वे हाउस जो मोहन राकेश का प्ले आधे अधूरे है, उसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया तो उसकी थीम क्या है हाफ वे हाउस की, तो देखिए द मेन थीम ऑफ द प्ले हाफ वे हाउस इज़ लव सेक्स एंड वायलेंस। यही इसकी जो है थीम है, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आप प्ले को मैंने पढ़ा दिया है, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ आधे अधूरे। आधे अधूरे की जो मेन कैरेक्टर है जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था सावित्री है। इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया है आधे अधूरे के बारे में पूरा डिटेल में। तो सावित्री ही मेन कैरेक्टर है क्योंकि घर का खर्चा यही चलाती है, यही कमा कर लाती है, बाकी इसके हस्बैंड इसका बेटा सब बेरोज़गार हैं। अगला आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इन द प्रोटागोनिस्ट इज़ द प्रोटागोनिस्ट इन द प्ले कन्यादान बाय विजय तेंदुलकर। देखिए विजय तेंदुलकर का जो प्ले आपको पढ़ना है कन्यादान, वो भी मैं करवा चुकी हूँ पूरा डिटेल में, पूरा ये कन्यादान पढ़ा दिया, इससे जुड़े क्वेश्चन आंसर सब कुछ कंप्लीट करा दी हूँ मैं। तो पूरा आप पढ़ लीजिएगा जितना भी आपके सिलेबस में ड्रामा वगैरह है, क्योंकि क्वेश्चन सभी से बनकर आएंगे, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। तो लॉन्ग का तो मैं अपलोड कर ही चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। तो जब हमने कन्यादान पढ़ा था तो हमने देखा था कि ज्योति जो है एक यंग वुमेन है, एक जवान लड़की है, इज़ द प्रिंसिपल कैरेक्टर इन दिस प्ले। इस प्ले की जो मेन और प्रिंसिपल कैरेक्टर है वो ज्योति है। शी इज़ द डॉटर ऑफ नाथ देवालिकार एंड सेवा। जो बेटी है नाथ देवालिकार की और उसकी माँ का नाम सेवा है, जो सोशल वर्कर रहती है, और उसके पिता MLA रहते हैं। तो आप पढ़ लीजिएगा कन्यादान ड्रामा को, पूरा मैं पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट देखिए हु ट्रांसलेटेड कन्यादान इनटू इंग्लिश, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। तो देखिए कन्यादान जो ड्रामा है वो लिखा गया है मराठी भाषा में। विजय तेंदुलकर जो थे वो मराठी भाषा में ही लिखते थे।
तो कन्यादान was originally written in Marathi by Vijay Tendulkar in 1983. It was translated into English by गौरी राम नारायण। गौरी राम नारायण के द्वारा कन्यादान को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है और कन्यादान की जो मूल भाषा है वो मराठी है, जो 1983 में विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया था। तो इन सभी ड्रामा पर पूरी फुल डिटेल वीडियो अपलोडेड है चैनल पर। मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक करके पढ़ लेना। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं इन सभी को नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपने सभी अदर सब्जेक्ट के लिए भी चैनल पर विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।